ये ठीक है। चलो, भाग 3 महत्वपूर्ण टॉपिक है अधिकार। अधिकार अधिकार क्यों जरूरी है? आपका हक किसी भी व्यक्ति के मानसिक एवं भौतिक विकास के लिए उसके अधिकार का होना बहुत आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई अधिकार ही नहीं होंगे, कोई भी मानवीय अधिकार ही नहीं होंगे, तो ना ही वो मानसिक रूप से विकसित होगा और ना ही भौतिक रूप से, है ना। सिकुड़ा मेरे जैसा रह जाएगा। लेकिन मेरे को तो अधिकार मिला था, वो अलग है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। लेकिन जेनेटिक प्रॉब्लम भी नहीं है साला, मेरे घर में तो सब ठीक ठाक हैं। वो मजनू बनने प्रॉब्लम। अधिकार, लेकिन संविधान भाग 3 में किसकी बात करता है? मूल अधिकार की। इसी मूल को मौलिक कह देगा ना, कंफ्यूज नहीं होना। इसी मूल को कभी कभी क्या कह देगा? मौलिक। तो मौलिक अधिकार किसे कहेंगे? संविधान भाग 3 के माध्यम से ऐसे अधिकार, संविधान भाग 3 के माध्यम से कुछ ऐसे अधिकार जो केवल मनुष्यों को मनुष्य योनि में जन्म लेने मात्र से नैसर्गिक रूप से प्राप्त देता है, नैसर्गिक रूप से देता है, उसे मौलिक अधिकार कहा जाएगा। मूल मतलब मनुष्य योनि में जन्म लिया और उसे संविधान ने भाग 3 के माध्यम से कुछ अधिकार दे दिए, तो ये हो गया मूल अधिकार। अच्छा, किसे दे दिए? मानवों को, तो वो चाहे विदेशी नागरिक हो चाहे भारतीय नागरिक हो, सबको दिया है। भाग 3 ने ये मौलिक, जो भाग 3 के माध्यम से ये जो अधिकार दिए हैं ना, मौलिक अधिकार, ये सभी को दिया है, भारतीय नागरिक, विदेशी नागरिक, दोनों को। और ये बात अलग है कि उस मौलिक अधिकार की सूची में कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए है ना। 15, 16, 19, 29, 30 वो देखेंगे अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार संविधान में उल्लेखित वे अधिकार हैं जो मनुष्य जीवन में जन्म लेने मात्र से नैसर्गिक रूप से न सिर्फ भारतीय नागरिकों को वरन विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। मूल अधिकार व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक विकास हेतु आवश्यक है। मतलब बकलोली है, बस सब विकास के लिए आवश्यक है। वे राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। वे राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। ये लाइन समझ में आई? मैं अब ऐसे ही अगर मैं बोला हूं तो कुछ तो बात होगी, या समझ में आ रहा है जो लिखा है? हाँ, वास्तव में ये जो मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं ये राज्यों पर बाध्यकारी है। राज्यों को ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके मौलिक अधिकार आपको मिले, है ना। तो राज्य के विरुद्ध हो गया ना, क्योंकि राज्य छीन नहीं सकता। तो राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। राज्य आपको ऊपर बंदिश नहीं लगा सकती क्योंकि वो आपके मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकती, इसलिए राज्य के विरुद्ध आपकी आज़ादी सुनिश्चित करते हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्धृत है। बिल ऑफ राइट्स कहाँ से लिया गया है? बिल ऑफ राइट्स, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से, वहां से, संविधान से हमने कॉपी किया है अमेरिका से, ठीक है। चलो, भाग 3 भारत का मैग्ना कार्टा। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को, ठीक है। 1789 सर्वप्रथम फ्रांस ने अपने संविधान के तहत मूल अधिकारों को शामिल किया। एक फैक्ट ये लोग मिस कर देते हैं, उनको लगता है कि अमेरिका से लिया गया तो अमेरिका सबसे पहला देश होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेन, पूरे विश्व में स्पेन सबसे पहला देश है जिसने अपने संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया था। मैग्ना कार्टा देखो, 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉर्ज नहीं है, जॉर्ज द्वारा अधिकारों का एक घोषणा पत्र है जिसे सामंतों के दबाव में जारी किया गया था, ठीक है। वह नागरिकों का अधिकार का, इसीलिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना, इसीलिए भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। यह नागरिकों का अधिकार के संबंध में पहला लिखित पत्र था। ये 2015 में जो ये मैग्ना कार्टा था, यह नागरिकों का अधिकार के संबंध में पहला लिखित पत्र था, ठीक है। और भारत ने जब मौलिक अधिकारों को शामिल कर लिया तो इसीलिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? 7। मूल संविधान बोले तो जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें 7 मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6, ठीक। एक बार इसको दिमाग में बैठाओ,
साथ पहले देख लेते हैं, कौन सा हटा वो भी देख लेंगे। सबसे पहला वाला मौलिक अधिकार क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये समानता के अधिकार के तहत मौलिक अधिकार है। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहाँ से कहाँ तक? 19 से 22 तक। स्वतंत्रता के अधिकार के बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का अधिकार नहीं है, विरुद्ध है ना कि साला मौलिक शोषण कर सकते हैं हम लोग। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 2 आर्टिकल है, 23, 24। और बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 25 से लेकर 28। एक बाद शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। एक और पगला दो, लेडीज वियर मेरे को क्यों फोन करेगा? ये मेरी बीवी की होगी कुछ, मैं थोड़ी पहनता हूँ लेडीज वियर। शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार बताओ। ठीक, ये कहां से कहां तक? 29, 30। ठीक, एक और अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, और ये कहां था? 31 का। ठीक, इसके बाद आया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये कहाँ है? अनुच्छेद 32 में। और भी है 33, 34, 35। आपको पता है कि ये जो भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जाता है। अब ये लगा होगी फिर। हाँ मेघराज, हाँ बगल वाले लोग बोल रहे हैं, उनको बोलना इंतजार करें साले, 12 बजे मैं क्लास छोड़ के पहुंचूंगा। और बोर्ड को उससे पहले हाथ लगाए तो काट दूंगा। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक, यहां तक है। तो फिर सवाल पैदा होता है 12, 13 में क्या है? क्योंकि मूल जो है आपका अधिकार यहां से शुरू होता है, उसको देख लेंगे हम लोग। और 32 के बाद भी 33, 34, 35 में कुछ है, वो हल्के चीज़ें हैं, वो देखेंगे हम बाद में। मूल ये आपको याद होना चाहिए, एक क्रम में याद होना चाहिए। तो कितने? अच्छा ये देखो, संपत्ति का अधिकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। ये मूल थे, मूल संविधान के साथ। और ये संपत्ति का अधिकार वर्तमान में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ये याद होना चाहिए। इस संविधान ने, देखो क्या हुआ, क्यों कभी इंटरव्यू में पूछ से, भाई इंटरव्यू में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं कि भाई ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि संसद ने भाग 3 में संविधान संशोधन कर संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटा दिया। अब वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, इसे यहाँ से हटाकर संपत्ति के अधिकार को, ऐसा नहीं है कि संविधान से पूर्णतः हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से निकालकर भाग 12 में डाल दिया गया, भाग 12 में। और अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया।
भाग, इसको संविधान से पूरी तरह से हटाया नहीं गया, भाग 3 से केवल निकाल के भाग 12 में हस्तांतरित कर दिया गया। समझ जाओगे कुछ देर में कि भाग 3 और फिर भाग 12 में क्या अंतर है, क्योंकि है तो संविधान में ही, है ना, वो समझ जाओगे। अभी पहले आपको ये संविधान, ये जो अधिकार है वो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा पहला दूसरा तीसरा पहला दूसरा तीसरा पहला दूसरा तीसरा चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। अब आर्टिकल बोलोगे आप, है ना। समानता का अधिकार, 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 स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, 19 कौन बोला रे, हाँ, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। फिर को 19 बोल रहा है साला, है? अच्छा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे पहला मौलिक अधिकार आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल, तीसरा आर्टिकल, चौथा आर्टिकल, पांचवा आर्टिकल, और अंतिम संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा भाग 3 से निकाला गया?
1978। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस भाग में है? भाग 12। किस अनुच्छेद में है? 300 का। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में 300 का में है। ठीक है, कहाँ चल दिस रे? वाह, और ये गायब है, बताओ। ठीक है, अच्छा देखो एक और चीज, एक और प्रश्न कभी फंसा दे तो, संपत्ति का अधिकार 1978 से पहले भाग 3 में कहाँ कहाँ था? कहाँ कहाँ था, है ना? एक तो हम जानते हैं अनुच्छेद 31 में था, एक अनुच्छेद 31 में था, और एक 19(1) च में था, मतलब स्वतंत्रता के अधिकार में भी था ये, है ना? दो जगह संपत्ति का अधिकार भाग 3 में कहाँ कहाँ था? एक अनुच्छेद 31 में था और एक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत 19(1) च में था। ठीक है, 19(1) च में था। तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार भाग 3 से दो जगहों से हटाया गया। एक स्वतंत्रता के अधिकार यानी कि 19 क्लॉज 1 के च से निकाला गया और अनुच्छेद 31, और यहां से हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया। अब ये विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया, एक सामने आपके आ गया ये, और ऐसा प्रश्न भी आता है। और विडंबना ये है कि प्रश्न आता है और ये लोग जो है आया बाया उत्तर अपने हिसाब से ले लेते हैं। देखो, जब संविधान के तहत अधिकारों की बात की जाएगी तो वो अधिकार देखो, ये कुछ चीज़ें जो मैं लिखता हूँ आपको किताबों में नहीं मिलेगा, है ना? ये एक समझ विकसित होती है एक्सपीरियंस के साथ, वहाँ से बनता है। देखो, अधिकार जो है आप कितने प्रकार से देख सकते हो, ये आपके नोट्स पे भी नहीं रहेगा, ये इसको लिखना। अधिकार जो है, एक तो भैया संवैधानिक अधिकार हो सकता है। कैसा अधिकार? संवैधानिक अधिकार। ठीक, एक क्या हो सकता है? एक आपका हो जाएगा सांविधिक अधिकार। एक क्या हो जाएगा? सांविधिक अधिकार। और एक हो जाएगा विधिक या कानूनी अधिकार। विधिक या कानूनी अधिकार। ठीक, देखो वो सारे अधिकार जो संविधान आपको देता है, जो इसका प्रावधान संविधान में है, वो कैसा अधिकार हो गया? संवैधानिक अधिकार हो गया। ठीक, संवैधानिक अधिकार में कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे अधिकार जो संविधान आपको देता है, संविधान में उसका प्रावधान है, वो संवैधानिक अधिकार हो गया। अच्छा, संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आप यहाँ भी 3 देख सकते हो। एक मौलिक अधिकार, ठीक, और ये सांविधिक भी इसके अंतर्गत देख सकते हो आप, और विधिक भी, है ना? समझते हैं अपन इसको। अब मान लो ये तीनों संवैधानिक अधिकार है, मतलब संविधान के अनुरूप ये अधिकार आपको प्राप्त है। भाई, जिनका मुखर रूप से संविधान में प्रावधान है, स्पष्ट रूप से संवैधानिक अधिकार हो गया, है ना? चाहे वो भाग 3 में हो, चाहे भाग 12 में हो, वो सारे संवैधानिक अधिकार है। संविधान में जिनका, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार भी एक संवैधानिक अधिकार है और संपत्ति का अधिकार भी एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि उनका प्रावधान संविधान में है। अब बात अटकेगी सांविधिक में। सांविधिक अधिकार किसे कहेंगे? सांविधिक अधिकार उसे कहेंगे जो संसद संकल्प पारित कर, यानी कि विधि बनाकर दे। एक विधि बना दी, जैसे उसका उदाहरण बताओ। RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन, है ना? इसका उदाहरण भी लिख सकते हो, RTE, राइट टू एजुकेशन, है ना? संविधान ने एक विधि बनाई है इसके ऊपर, है ना? तो ये कैसा अधिकार हो गया? सांविधिक, है ना? मतलब एकदम सामान्य रखो इसको, संसद ने एक विधि बनाकर जो अधिकार दिया
उसका प्रावधान स्पष्ट, कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। राइट टू एजुकेशन आपको ऐसा संविधान में नहीं मिलेगा, लेकिन संसद ने एक विधि बनाई है और राइट टू एजुकेशन आपको दिया है, एक अधिकार दिया है। तो वो कैसा अधिकार हो गया? संविधिक। विधिक संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार भी है ना। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार भी है। अब ये देखो अंतर कहाँ से पैदा होता है। मौलिक अधिकार उसे कहेंगे भैया जो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार किसे कहेंगे? जिसका विवरण भाग 3 में है, उसे ही मौलिक अधिकार कहेंगे। विधिक अधिकार भाग 3 के अलावा संविधान में और अन्य जगह जो अधिकार हैं, भाग 3 के अलावा संविधान में जो अन्य जगह अधिकार है वो आपके कैसे अधिकार हो जाएंगे? विधिक। भाग 3 के अलावा उदाहरण एक तो आपको सामने दिख रहा है संपत्ति का अधिकार। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। तो अभी तो वहां चले ना भाग 3 से। हाँ तो चला गया ना, तो विधिक होगा ना, कानूनी अधिकार। बस समझात हो। अनुच्छेद 326 ये क्या है? लोकसभा तथा विधानसभा में मत देने का अधिकार, विधानसभा चुनाव में मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार है ना। गारंटी है 90% सांसदों, विधायकों और ये जो पार्षद और ये सब बन के बैठे ना, उनसे पूछोगे कि मत देने का अधिकार कहाँ है, उन्हें ये नहीं पता होगा। उन्हें बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो नेता हैं, है ना। आईएएस और आईपीएस जो है उनके आदेश पर चलते हैं, उनके निर्देश पर चलते हैं। देखो भाग 3 के अलावा संविधान में जो भी अधिकार दिया वो विधिक अधिकार है, मतलब उनको भी कोई छीन नहीं सकता भैया। अगर आपके संपत्ति के अधिकार से या आपके मत देने के अधिकार से कोई वंचित करता है तो बिल्कुल आप न्यायालय जा सकते हो और वो अपराध होगा जो आपको ऐसा रोकता है। ठीक है, आपको संपत्ति अर्जन करने का विधिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार नहीं रहा, अब क्या है? विधिक अधिकार है। ठीक, मतलब इसके लिए भी आप न्यायालय जाकर अपनी संपत्ति, आप यदि कोई आपके संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, संपत्ति का हरण करता है, संपत्ति छीनता है, तो वो एक अपराध होगा, आप न्यायालय जाकर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भाग 3 मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में क्या अंतर है ना? कुछ तो अंतर होगा, अंतर है। भाग 3 जो है उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। उसे इतना महत्व दिया है संविधान के निर्माणकर्ताओं ने कि कोई भी, चाहे अब हम देखेंगे अनुच्छेद 12 और ये सब समझेंगे तब वो आप विस्तार से समझ जाओगे, चाहे संसद हो, चाहे राज्य की विधानमंडल हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे पुलिस थाना हो, चाहे कोई संगठन हो, इतना महत्व दिया गया भाग 3 के तहत इन मौलिक अधिकारों को कि यदि कोई भी उसके हनन की कोशिश करता है, यदि आप या आपके मौलिक अधिकारों को आपसे छीनने का प्रयास करता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय उसकी जांच करेगा। और यदि पुष्टि हो जाती है कि वास्तव में आपका मौलिक अधिकार छीना गया है तो ये सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो आपका छीना हुआ मौलिक अधिकार वापस लागू करवाए। ठीक है, इतना महत्व है इसका। मतलब वरना ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति हत्या तक कर दे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, पहले उसका केस जिला स्तर पर चलेगा, है ना, सेशन कोर्ट में चलेगा। अब जानते हो हमारे यहाँ 7-8 साल 9 साल में निर्णय आएगा, फिर निर्णय आएगा तो और जो मरा उसकी जो एक्स चमेली बाई वो असंतुष्ट है क्योंकि हमारे समारू वर्मा ने मर्डर किया था, है ना, और जो मरा था लेड़गा उसकी एक्स कौन थी? चमेली। वो असंतुष्ट है, उसे मात्र 6 वर्ष का कारावास सुनाया गया, असंतुष्ट है। उसको कहना था कि रोगाला लटकाना है, मतलब सजा कम है बोला। ठीक, जो दे है सेशन कोर्ट सजा कम है, रोगा लटकना चाहिए। तो अपील कर ही, कहाँ कर ही? फिर हाई कोर्ट में कर ही।
हाई कोर्ट में केस चलेगा, वहाँ भी जानते हो, है ना, देख रहे हो जैसे कैसे खींचता है आरक्षण वाला विधेयक और ये सब जो भी है। तो वहाँ चला, फिर वहाँ से सजा, तो 10 वर्ष की सजा मिली, लेकिन अभी भी असंतुष्ट है चमेली भाई। लड़का भाई को लटका के छोड़ना है उसको, फिर अपील करेगी सुप्रीम कोर्ट। तो इस प्रकार से आप देखोगे सामान्य तौर पर 15 से 20 सालों में आप सुप्रीम कोर्ट पहुँच पाओगे, हत्या जैसे जघन्य अपराध में भी। लेकिन संविधान के निर्माणकर्ताओं ने मौलिक अधिकार को इतना महत्व दिया कि या आपका एक मौलिक अधिकार भी यदि कोई छीनने का प्रयास करता है, आपका लोकल पुलिस थाना हो, लोकल कोई संगठन हो, कोई व्यक्ति आपका पड़ोसी हो, तो भी आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय ये पुष्टि करेगा कि आपका मौलिक अधिकार आप पर आप वापस लागू करवाए। तो इतना महत्व दिया गया कि आपका मौलिक अधिकार छीनने की स्थिति में एक और मौलिक अधिकार आपको प्राप्त है कि आप सर्वोच्च न्यायालय जाकर अपना मौलिक अधिकार वापस लागू करवाएं। महत्व तो समझ रहे हो इसका, भाग 3 का। और उसके अलावा जो संविधान में अन्य अत्र तत्र और भी अधिकार हैं भाग 3 के अलावा, उनके लिए लेकिन आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाओगे, ये अंतर है। हालांकि आप समझेंगे अपन आगे, थोड़ा लेक्चर सुन लो, उससे स्पष्टता आएगी। देखो, मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में आप 2 जगह जा सकते हो। एक अनुच्छेद 32 के तहत आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, सीधे आप जा सकते हैं। सीधे आप चलते ये बस बेचारा ये है जो मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है बहुत। हाँ, अरे तुम सोचो कि इतना चार्ज हो के फिर भी चल रहा है ये ऐसे कैसे हो गए? पहले तो ठीक रही, इसका मतलब जूम हो गए का। ठीक है, दिख रहा है ना। देखो मौलिक अरे होगा कभी व्यवस्था ज़रूर कर लूँगा, यहाँ लगाऊंगा कैमरा, ब्लूटूथ माइक, जिससे ये झंझट ख़त्म हो जाए। एक था मेरे पास, लेकिन वो लॉकडाउन के पहले से ख़राब हो गया, तो आज तक बन नहीं पाया, बनेगा भी नहीं लगता, नया ही लेना पड़ेगा। लेकिन नया महंगा आता है साला, 8,500, 9, 10 हज़ार का कम से कम, लो क्वालिटी का। आओ, मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, या तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हो, ठीक। लेकिन ये जो 226 है ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 32 आपका मौलिक अधिकार है। मतलब यदि आपका मौलिक अधिकार हनन होता है तो ये आपका एक और मौलिक अधिकार है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट से अपने मौलिक अधिकार का रक्षण संरक्षित करवाएं। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के तहत 226 के तहत जाएंगे, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। मतलब हाई कोर्ट, आप हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट मना कर सकता है ना। हाई कोर्ट बोलेगा कि देखो भैया अभी बहुत केस पेंडिंग है, मैं आपका केस नहीं लूंगा, सुप्रीम कोर्ट जाओ, समझ रहे हो ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट आप सीधे जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत आपको एक और मौलिक अधिकार है कि आप अपना मौलिक अधिकार सुनिश्चित करवाएं। समझ रहे हैं इसको। लेकिन नीचे न्यायालय में आप मौलिक अधिकार के संबंध में नहीं जा सकते, सेशन कोर्ट, ये जिला न्यायालय, यहाँ आप नहीं जा सकते। आप या तो हाई कोर्ट जाएंगे या तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे एक्शन लेता है वो हम आगे देखेंगे। रिट जारी करता है, न्यायाधीश जारी करके आपका मौलिक अधिकार जो दिलवाता है वो आगे देखेंगे। यहाँ तक स्पष्ट है ना। जबकि अन्य, जैसे आप देखो संपत्ति के अधिकार को क्या आवश्यकता पड़ी कि भाग 3 से हटाया गया। मैं इसको ऐसे समझाऊंगा जैसे हमार समारू मरकाम
कि खेत रीस। अब नरेंद्र मोदी एक ठन स्कीम मतलब बनाइस कि ये मेरे से नेशनल हाईवे निकालना है, तो समारू मरकाम के घर आगे, खेत घलो आगे और घर घलो आगे, मतलब स्कीम में नेशनल हाईवे के प्लानिंग में। और अधिकारी लोग आए समारू मरकाम फड़फड़ा गया, नहीं दो मैं, मोर जमीन है, नहीं दो, है ना। समारू मरकाम भी कभी तैयारी किया था, है ना, लेकिन जब तैयारी किया तो समारू मरकाम से गलती हो गई कि वो जो है लड़की के चक्कर में पड़ गया। जब तैयारी कर रहा था तो लड़की के चक्कर में पड़ गया जहां उसे पढ़ना नहीं चाहिए। तो आधा अधूरा बेचारा पढ़ा, फिर 1-1.5 साल बाद तैयारी करके छोड़ दिया, मन लगा नहीं, क्योंकि लड़की से ब्रेकअप हो गया, मजनू बन गया, जिसकी संभावना अति तीव्र होती है इस उम्र में, है ना। पहला पहला कच्चा कच्चा प्यार, पक्का प्यार नहीं होता इस उम्र में, केवल कच्चा कच्चा होता है। और मैं बता दूं, आज के युग में तो प्यार भी नहीं होता है, सिर्फ शारीरिक आकर्षण है और कुछ नहीं, ठीक। साला पैंट पहनना नहीं आता लेकिन प्यार जरूर हो जाता है। हाँ, करेश कहाँ गया रे? गांव गया है। ये बार बार गांव जाता है, कोई आकर्षण वहां बुलाता है क्या? बुलाती है कि अचानक रात में फोन आता है, बाबू बहुत याद आवत है, जल्दी आ, तो करेश जो है क्लास छोड़ के वहां पहुंच जाता है। ऐसा ही कुछ है। मेरा मना करने के बावजूद सालों तुम लोग इस चक्कर में पड़ोगे तो तुम लोग अपनी बर्बादी के कारक स्वयं होगे। देखो, तुम्हारा जीवन है, मैं मना करता हूँ, समझाता हूँ, है ना। उसके बावजूद यदि मान लो इन चक्करों में पड़ते हो तो मुझे दिखाई सब देता है, बता देता हूँ। मैं आपको रोक नहीं सकता, वो आपका व्यक्तिगत जीवन है, लेकिन साला मैं वो क्या बोलते हैं ना, ताना दे सकता हूँ इनडायरेक्ट। नहीं, मैं जब चिताया था सालों फिर भी वही कर रहे हो। मुझे लगता है कि अच्छे छात्र हो मेरे, है ना, 1.5-2 साल ध्यान एकाग्र रखकर यदि पढ़ाई करोगे तो बढ़िया कुछ बन जाओगे, और उससे अच्छा ऑप्शन विकल्प आपके सामने आएगा। आज कोई अधिकारी आएगा, अभी तो साला जिसके उसको भरोसा नहीं है, ना तुम्हारा है ना उसका है, लेकिन कुछ बन जाओगे तो फिर जो प्रेम होगा उस समय वो यथार्थ वाला प्रेम होगा, जो सफल हो सकता है, उससे चरित्र भी बना रहेगा तुम्हारा, ठीक। चलो, हाँ, समारू मरकाम के खेत से तो वो ना तो आधा अधूरा तैयार था, तो थोड़ा सा उसको पता था। संपत्ति के मौलिक अधिकार मोर पास है, 78 के पहले की बात है ना, समझ लो। संपत्ति का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार है, इतना अधिक जानता हूँ, है ना। नहीं दो, जा का कर ले बे, और तो जबरदस्ती कर बे तो सुप्रीम कोर्ट चल दूँ, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार। वो लोग जबरदस्ती कर रहे थे, पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट, बोला साहब संपत्ति का अधिकार है मोला, अनुच्छेद 19(1) च में और 31 का में, और एमन जबरदस्ती मोर जमीन मोर घर ला लेवा थे। सुप्रीम कोर्ट ने जांच किया, पुष्टि की, और बिल्कुल ये समारू मरकाम का मौलिक अधिकार है, कोई भी इसकी जमीन नहीं ले सकता इसकी मर्जी के विरुद्ध, ये इसका मौलिक अधिकार है। अब हुआ क्या कि पूरा स्कीम जो है नेशनल हाईवे का लटक गया समारू मरकाम की वजह से। अब ऐसे भी नहीं जा सकते, ऐसे भी नहीं जा सकते, प्रॉपर जो उनका प्लानिंग था वो वहीं से जाता, है ना। अब पता चला कि फिर उस नेशनल हाईवे को 10 किलोमीटर और घुमा के जब यहाँ से लाएंगे तो जुड़ेगा, कितना खर्चा, कितना संसाधन, काम रुका अलग। तो ये समस्या आती थी पहले कि सरकार जो है वो विकासात्मक कार्य नहीं कर पाती थी, क्योंकि संपत्ति का अधिकार उस समय भाग 3 में था। लोग पहुंच जाते थे सुप्रीम कोर्ट, अटक जाता था। तो फिर हमें ये भी तो पता है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है, केंद्र को है, मतलब संसद को है। संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति, ये तीनों अंग मिलकर जो है संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और क्या प्रक्रिया होगी आप डिटेल आगे जानोगे, है ना। एक विधेयक आता है, किस प्रकार से पारित होगा, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा, जैसे सामान्य विधेयक मैंने बताया ना, बस उतना ही दिमाग में रखो। तो संसद ने इसी सब को देखते हुए उस समय की सरकार ने ये फैसला लिया
कि भैया संविधान में संशोधन करना पड़ेगा हमें, हम और संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। शर्त केवल एक ही है, क्या? कि संविधान के मूल ढांचे को नुकसान ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे। इसको ऐसे समझो, ये हम लोग जो दिख रहे हैं ये एक ढांचे के ऊपर है हमारा शरीर, एक ढांचे के बाहर मांस लिपटा हुआ है, सब वही है हम, है ना भाई। इसके ऊपर चाहे जितना कॉस्मेटिक सर्जरी करा लो, राखी सावंत की तरह ऐसे होंठ बाहर निकाल लो, है ना, या फिर वो जो उर्फी जावेद वैसा कलाकारी कर लो, तुम्हारा मौलिक अधिकार है, तुम्हारा स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार को बहुत गलत तरीके से ये लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। और इनसे बोलोगे यदि ना, तो ये इतने नंगे हैं कि बोल देंगे मैं नंगी घूमूं, तुम्हें क्या, मेरा मौलिक अधिकार है ना। लेकिन तुम रोड में मत घूमो, अपने घर में रहो। नहीं, अच्छा देखो, ये हमारा ढांचा है। मान लो यहाँ से कहीं से रिब्स निकाल दिए तो ऐसे रेचक जाएंगे। ये टांग है, ये ढांचे का ये हिस्सा यहाँ से काट के निकाल दिए तो फिर लड़का हो जाएंगे, नहीं, पूरा अस्त व्यस्त हो जाएंगे। तो वो नहीं कहता, वो कहता है कि संविधान का एक मूल ढांचा है और उस मूल ढांचे जिस पर संविधान खड़ा है, आप संविधान में किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि ये जो मूल ढांचे की बात की जा रही, बेसिक स्ट्रक्चर इसे कहते हैं अंग्रेजी में, समझो ना, सब आएगा बारी बारी से लाइन में, सब रिवाइंड हो जाएगा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। मूल ढांचा समझा था स्नोनी शशिकला? हाँ हाँ, कैसे भाई जितेंद्र समझ रहा है? देखो, अब सवाल यह है कि संविधान में किसे किसे मूल ढांचा कहा जाए। तो इसका जब इससे प्रश्न बनेगा कि क्या जो ये मूल ढांचा कह रहा हूं मैं बार बार, क्या ये संविधान में परिभाषित है? क्या बताया गया है कि भैया फला 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 मूल ढांचा माना जाएगा? नहीं। ये जो मूल ढांचा जिस मूल ढांचा पहली बार केशवानंद भारती केस में आया था, केशवानंद भारती वर्सेस केरला गवर्नमेंट केस, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और इस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के दौरान पहली बार मूल ढांचे का जिक्र किया। मूल ढांचे का जिक्र पहले हुआ है ना, पहली बार। आपसे एक सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, भैया पहली बार मूल ढांचे की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय ने कब दी? 1973। किस केस में? केशवानंद भारती केस, है ना। केवल अभी तथ्य के रूप में बस ऐसे ही ध्यान रखो, याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, संविधान में तो अब बताया ही नहीं मूल ढांचा क्या है भाई ना। तो फिर इसकी परिभाषा कैसे मालूम चले कि भैया कि संविधान का कौन सा हिस्सा उसका मूल ढांचे में आता है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न वादों में, विभिन्न केसों में जो सर्वोच्च न्यायालय में चला है, संविधान की व्याख्या करते हुए मूल ढांचे की संज्ञा दे दी। जैसे किसी केस में कह दिया कि भैया संविधान की एक विशेषता है, संविधान कैसा है? पंथ निरपेक्ष। कैसा है? पंथ निरपेक्ष। संविधान की विशेषता कैसी है? पंथ निरपेक्ष। मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि जो भारतीय संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान। इसके अर्थ क्या निकलेंगे? धर्मनिरपेक्ष। इसके दो एंगल से अर्थ निकलेंगे कि भैया भारतीय संविधान के समक्ष कोई धर्म नहीं है, सब धर्म एक बराबर है। सब धर्म समक्ष सारे धर्म एक बराबर हैं, किसी एक धर्म के साथ पक्षपात नहीं हो सकता। या इसको अन्य उसमें समझो तो भारतीय संविधान का कोई धर्म नहीं है, या तो धर्म सब बराबर है या तो धर्म ही नहीं है ना। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया मूल ढांचा है। इसका मतलब ये है कि संसद जब संविधान में संशोधन करेगी तो इस धर्मनिरपेक्ष शब्द के साथ संशोधन नहीं कर पाएगी, यहाँ संशोधन नहीं कर पाएगी, क्योंकि कह दिया है कि भैया संविधान का ये एक मूल ढांचा है। तो कभी भी जैसा कि आजकल जान रहे भगवा भगवा का चल रहा
यहाँ एक अलग किस्म की राजनीति चल रही है। वो बागेश्वर कौन, बागेश्वर बाबा ठग, 420 क्रिमिनल। तो वो क्या कहता है, लोगों को देखो कैसे मूर्ख बनाता है। जब उसको जब चैलेंज किया गया कि पुणे आओ और चमत्कार यहाँ दिखा अनजान लोगों के सामने, तो वो वहाँ से भागा। वो कर नहीं सकता था, वहाँ चोरी पकड़ा जाती। तो इसने ना बचने के लिए तुरंत सनातन धर्म का आलाप करना शुरू कर दिया कि मैं हिंदू धर्म परिवर्तन से लोगों को बचाता हूँ, जो परिवर्तित हो चुके हैं उसे वापस लाता हूँ, सनातन धर्म के लिए मैं लड़ रहा हूँ। तो इससे हमारी जनता में जानते हो, और बस बहुसंख्यक हिंदू हैं, माहौल भी चल ही रहा है वही, बागेश्वर बाबा की जय, साक्षात हनुमान के अवतार आ गए। अब समस्या यह है कि हनुमान ने केवल उनको इतना ही चमत्कार दिया कि किसी का आप नाम बता दो, फोन नंबर बता दो ना, और कैमरे के सामने अगर कोई बोले, अचानक कोई आ जाए तो नहीं, इसकी प्रक्रिया है, नारियल ओरियल बांधना पड़ता है, फिर हम चूज करते हैं कि इसमें से किसकी पर्ची लें। ये कौन सा चमत्कार है बे? तू हनुमान जी का अपमान कर रहा है साला। हनुमान जी तेरे को कृपा करेंगे तो इतना ही कृपा करेंगे, हनुमान जी ऐसा कृपा नहीं कर देते तो किसी को छू किसी का कैंसर ठीक हो जाए, है ना। तेरी दिव्य दृष्टि में आ जाए, यहाँ बच्ची का बलात्कार हो रहा है, तुरंत तू वहाँ पहुँच जाए और बच्ची को रोक ले, बलात्कार होने से रोक ले। तेरी की दिव्य दृष्टि से तो वो जो वहाँ धरती फट गई, जो वो तो तेरी दिव्य दृष्टि से पहले ही पता चल जाए कि मिसाइल फलाना जगह से यहाँ भारत में गिरने वाला है, तो पहले जाकर ऐसा खड़ा हो जाए। नहीं, दिव्य दृष्टि से पहले पता चल जाए उल्का पिंड भारत से टकराने वाला है, ये तुरंत उड़ के जाएं और वहां पर ऐसे सीना टांग के खड़े हो जाए, उल्का मेरे से टकराएगी। मजाक बना दिया हनुमान को, अपमान कर रहा है सीधे सीधे, लेकिन लोग चूत मूर्ख हैं, गलत शब्द निकलने वाला था, मूर्ख हैं, अति मूर्ख, धार्मिक आंध्रता के शिकार। मैं कहाँ था रे? हाँ, यस। तो ऐसा कोई संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकेगा जिससे मूल ढांचे को चोट पहुंचे या परिवर्तन हो। ठीक, संसद संविधान के किसी भी भाग में संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन एक शर्त है कि मूल ढांचे को बिना प्रभावित किए। ठीक, आगे बढ़ें। बाकी ये सब अभी तक जो बताया क्लियर है? ये देखो लिस्ट, मूल अधिकार की विशेषता। चलो कुछ विशेषताएं देख लें, क्योंकि कूट में प्रश्न आते हैं, चाहे व्यापम हो चाहे पीएससी। मूल अधिकार न्यायोचित है। मूल अधिकार जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है 15, 16, 19, 29, 30 अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है। मूल अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटियां सुरक्षा प्रदान की जाती है। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार। इन पांचों लाइन में थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता यहां पड़ेगी और यहां पड़ेगी, बाकी क्लियर है। कोई दिक्कत है किसी को? कोई समस्या, पीड़ा, दर्द? कैसे तोरण? और शुभाम तू पीछे कैसे पहुंच गया रे धीरे धीरे? भूपेन तू पीछे कैसे पहुंच गया रे? जगह खाली नहीं, तू लेट आ रहा आजकल। तो देखो इन दोनों लाइन को समझो। मूल अधिकार न्यायोचित है, मतलब मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में आप न्यायालय जा सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, समझ गया। और मूल अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है, मतलब न्यायालय इसे हनन की स्थिति में लागू करवा सकता है, न्यायालय इस पर निर्णय दे सकता है। संविधान ने यह अधिकार दे रखा है ना न्यायालय को, और आपको भी अधिकार दे रखा है कि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, है ना। तो न्यायोचित है। और फिर न्यायालय जांच करके आपके मौलिक अधिकार को वापस लागू करवाएगा तो क्या है वो? परिवर्तनीय नहीं, प्रवर्तनीय है। और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, प्रवर्तनीय है ये, है ना। ठीक, कोई दिक्कत? बाकी क्लियर है।
ये याद रखना है आपको, मूल अधिकार जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है एक फ्लो में 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, वो मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं 15, 16, 19, 29, 30, वो मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं 15, 16, 19, 29, 30, है ना। वे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं 15, 16, 19, 29, 30। ऐसे कुछ चीज़ें जैसे अपने को राइम में याद रहती, जैसे बचपन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार राइम रटवाया गया था ना, राइमिंग में याद है, बाबा बाबा ब्लैक शेप हैवी एनी वुल, याद है, जबकि उसको कितने समय बीत चुके, लेकिन फिर भी याद है। हम शिकायत करते हैं कि अभी हम परसों पढ़े और आज याद नहीं। वो इसलिए नहीं है कि जब हम छोटे थे तो हमारा जो ये ड्राइव था ना, हार्ड डिस्क खाली था, इसमें कुछ भी लिखा जा सकता था जैसे लिखना चाहो। जैसे बड़े होने लगे, वायरस आने लगा, करप्ट होने लगे, दिमाग में अचरा कचरा बहुत सारी चीज़ें भर गई, इसलिए थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है ना। क्लियर है? चलो, मूल अधिकार असीमित नहीं है, समझो, असीमित नहीं है का मतलब मूल अधिकार सीमित है ना। मूल अधिकार असीमित नहीं है, समझना, इसी लोग इसी नहीं में हो जाते हैं। मूल अधिकार असीमित नहीं है मतलब मूल अधिकार सीमित है। अब इसको समझोगे कैसे? इसका मतलब यह है कि संविधान ने भाग 3 के माध्यम से जो मौलिक अधिकार आपको दिया है, इसमें सीमाएं तय की गई हैं, इसमें युक्त निर्बंधन भी संविधान ने घोषित किए हैं। संविधान ने आपको मौलिक अधिकार तो दिया ही है, लेकिन साथ ही साथ युक्त निर्बंधन भी दिया है। जैसे आप आगे पढ़ोगे, आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक बोले तो बोलने की, भाषण देने की, अब अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, आपको एक मौलिक अधिकार है। पढ़ने वाले ने केवल इसी को पढ़ा, ध्यान नहीं दिया, बोला मेरा मौलिक अधिकार है, जाके बाहर जो है अपने पड़ोसी को रोगा भड़वा, तो खटिया रहेंगे तो मुर्दा रहेंगे करत। वो बोला बोला मौलिक अधिकार है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है मोला, है ना। वो पुलिस थाने पहुँच गया, से साला मेरे को भरे चौराहे में गरिया रहा है ना, मेरे को अकेले में गरियाता चलता, वो पड़ोस में मेरा जो है लिंक चल रहा है, उसके सामने गरिया की बेइज्जती कर दिया। तो अब ये मामला पहुंच गया तो फिर क्या अबे, तेरे को बोलने की स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि तू किसी को कुछ भी बोल सकता है। संविधान ने आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दी है, लेकिन साथ ही साथ इसमें तार्किक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। मतलब आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे, किसी का अपमान हो, या आप ऐसा कुछ भड़काऊ भाषण आप दे रहे हो और आप वहाँ पब्लिक को भड़का दो, दंगा हो जाए, तो आपके ऊपर कि पब्लिक ऑर्डर, है ना, लोक व्यवस्था ना बिगड़े। आप तो ऐसे बहुत सारे आप डिटेल पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रतिबंध हैं। तो ये आप समझे, आप मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने आपको मौलिक अधिकार दे दिया तो वो एकदम फ्री है आप उसके लिए, है ना। असीमित है मतलब सीमित है, इसका मतलब ये है कि इसी संविधान ने जिसने आपको कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, इसी संविधान ने उन मौलिक अधिकारों पर कुछ तार्किक निर्बंधन भी लगाए। ठीक है? कैसे? हाँ, तिकोना बे साले भैंगा नहीं हूं मैं, तेरे को ही देख रहा हूं। आ रहा है समझ में? तो तू क्या बगल में क्या पूछ रहा था? मूल अधिकार स्थायी नहीं है, मतलब अस्थायी है। मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है का मतलब अस्थायी है। स्थायी है यदि बोलते तो इसका मतलब ये हो जाता कि संपत्ति का अधिकार वहां से हटाया ही नहीं जा सकता था ना भाई। अगर बोलते मौलिक अधिकार स्थायी है तो भैया संपत्ति के अधिकार को हम भाग 3 से हटा ही नहीं सकते थे, संसद हटा नहीं पाती। अस्थायी है, इसका अर्थ ये है
कि संसद एक संविधान संशोधन कर मौलिक अधिकारों को खत्म भी कर सकती है, मौलिक अधिकारों की जगह भी चेंज कर सकती है और नए मौलिक अधिकार भी डाल सकती है। समझ गए आप? मूल अधिकार स्थायी नहीं है का अर्थ ये समझना है आपको, ठीक है। और इसी स्थायी नहीं है को अगर वहां घुमा फिरा के लिख दिया कि मूल अधिकार हाँ अस्थायी है, तो पता ये तो पढ़े नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर घटाया बढ़ाया जा सकता है, इसका अर्थ वही है। बस इसमें एक और जानकारी दे दिया कि हमने शुरुआत में देखा कि संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक साधारण बहुमत से, तो वहां तो मौलिक अधिकार था ही नहीं। एक दूसरा 368 के तहत 2 बताया था, AB वाला, वहाँ हो सकता है ये, है ना। AB वाला जो था ना वहाँ हो सकता है, तो 368 के तहत, ठीक। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। एक तथ्य है जिसको आप स्पष्ट समझोगे कहाँ, आपातकाल में, और इसके डिटेल पे जाओगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ लो कि मौलिक अधिकार बहुत सारे हैं, 14 से लेकर 32 तक मौलिक अधिकार हैं। उनमें से 20 और 21 जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो सारे अब मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं आपके। उस समय केवल अवस्था वही है जब आपके मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल की दशा हो, है ना। लेकिन कौन से मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में भी निलंबित नहीं होते हैं? 20 और 21। 20 क्या है? अपराध सिद्ध के प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। हाँ, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। क्या है कि जब थोड़ी दुविधा हो तो मैं अपने लैंग्वेज में चला जाता हूं जिसमें मेरे दिमाग में छपा हुआ है। अपराधों के 20 क्या है? अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। मतलब आपातकाल चल रहा है, देखो जो अपराधी है ना, जो अपराध करते हैं उनको भी मौलिक अधिकार कुछ प्राप्त है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि अपराधी है तो फिर उसके साथ कोई भी व्यवहार किया जा सकता है। जैसे 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना, गिरफ्तारी के बाद, फिर उसे अपने वकील से मंत्रणा करने का भी अधिकार है। फिर और क्या है? उसको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने का अधिकार। साले बाध्य नहीं किया जा सकता, उसे स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये भी उसका अधिकार है। तो अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यदि किसी अपराधी को गिरफ्तार किया जाए तो उसका मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होगा, वो जारी रहेगा। समझ गए आप? नहीं तो वरना इस समय पुलिस जो है सुपारी ले लेके मारने लगेगी, नहीं है ना। पुलिस जो है यही करने लगेगी। और तुमको बता दूं, खाकी वर्दी से बड़ा अपराधी ये बॉस हैं। बिना इनकी मर्जी के शहर में अपराध होता ही नहीं है। ब्राउन शुगर बिकना हो, गांजा बिकना हो, वैश्यावृत्ति हो, सट्टा चलना हो, सब इनके संरक्षण में होता है, हफ्ता लेते हैं। तो सबसे बड़ा अपराधी हुए कौन? जिनको अपराध रोकने की जिम्मेदारी दी गई है वो स्वयं अपराध का धंधा चलाते हैं। इसीलिए तुम में से सालों वहाँ जब पहुँचो वर्दी में तो फिर भगत सिंह की तरह दिलेरी से वहाँ जियो। वो नपुंसकों का जीवन भ्रष्ट 100 200 500 रुपए के लिए इधर उधर फाइल में रख, तभी तेरा काम होगा, ये नपुंसकों का जीवन। हाँ, 20 समझ गए। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपको जीवन जीने का मौलिक अधिकार। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर भैया कोई जो है अपराध किया है और उसको फांसी में लटका सजा दे दी है, जज ने बोला नहीं मोला तो मोर मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 में, मोला जीने का अधिकार है, ते मोला फांसी में नहीं लटका सकस,
अबे पूरा पढ़ा कर, उसमें लिखा है उसमें लिखा है कि भैया अनुच्छेद 21 निश्चित तौर पर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपको, लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि बिना किसी विधि या दंड, है ना, आपके प्राण को विधि के अनुसार ही हरण किया जा सकता है। और आपने विधि के अनुसार हरण किया जा सकता है मतलब किसी अपराध में यदि आपको फांसी की सजा मिली है तो आपका प्राण हरण किया जा सकता है। यहाँ आपको मौलिक अधिकार नहीं है ना, ऐसे ही मतलब कि विधि के अनुसार ही किया जा सकता है ना, दंड के रूप में। ऐसे कोई आपका प्राण हर लेगा, जाओ केस चलेगा, फिर अपराधी हो ना, ठीक। तो ये दोनों मौलिक अधिकार आपके राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बाह्य आपातकाल की दशा में अनुच्छेद 19 निलंबित होता है, आंतरिक आपातकाल की दशा में आंतरिक आपातकाल की दशा में अनुच्छेद 19 निलंबित होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी करके जो है बाकी को निलंबित कर सकते हैं, 20 और 21 निलंबित नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप राष्ट्रीय आपातकाल में देखोगे, ठीक। युद्ध व विदेश, अच्छा ये तो नीचे लिखा है साले, युद्ध व विदेशी आक्रमण के आधार पर लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 स्थगित निलंबित कर दिया जाता है। ये देखो, अब आपातकाल में दो तरह के आपातकाल होते हैं, एक बाह्य आपातकाल, एक आंतरिक आपातकाल। और देखो देश में राष्ट्रीय आपातकाल, बस ये ज़्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करने का भी, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, जितना दिमाग में आ जाए मतलब समझ जाओ, बस याद रखने की कोशिश नहीं करना। देखो राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर देश में लगाया जा सकता है ना। एक हो गया बाह्य आक्रमण, एक हो गया एक हो गया क्या सशस्त्र विद्रोह, और एक हो गया आंतरिक युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। 3 आधार क्या क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध व विदेशी आक्रमण, यही बाह्य आक्रमण है ना, अगर इस आधार पर लगा है तो अनुच्छेद 19 निलंबित होता है। आंतरिक आपातकाल मतलब यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है ना। बस एक फैक्ट है, जब आपातकाल से रिलेटेड वो सारी शंकाएं आपकी बाद में दूर हो जाएंगी, क्योंकि मैं यहाँ बकना शुरू करूँगा तो आप एकदम खिचड़ी हो जाएगा, आपातकाल के भी घुसेड़ दूंगा ना, खिचड़ी हो जाएगी। अब ये 33, 34, 35 जो है ना, ये बाद में आएगा। अब हम शुरू कहाँ से करेंगे? 12 से करेंगे, अनुच्छेद 12 से करेंगे। अनुच्छेद 12 से शुरू हो जाता है आपके काम की चीज़, जिसमें सबसे पहले राज्य की परिभाषा है, तो क्या क्या उसके अंतर्गत शामिल है, क्या नहीं है। फिर 13 क्या है, 14, ऐसे सीरीज़ में बढ़ेंगे। और मेरे साथ रखते रखते चलना, मेरे साथ ही देखो। तैयारी फ्रेशर बैच का मकसद ही यही है कि आप, बहुत सारे छात्र जो है स्वयं पर जिम्मेदारी लेकर तैयारी नहीं करते। बहुत 95% से ज़्यादा, 95 के 99% छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें एक बाह्य दबाव चाहिए होता है ना, एक मोटिवेशन, हर समय मोटिवेटेड रहें, हर समय जो है कोई उनसे करवाए। तो ये जो फ्रेशर बैच होती है, इसमें मैं वो जिम्मेदारी मैं लेकर चलता हूँ कि आप क्लास के साथ करवाऊँ, आपसे करवाऊँ, आप क्लास के साथ तैयार होते चलें। वीकली टेस्ट के माध्यम से अपनी योग्यता आप साबित करें। नहीं कर पा रहे हो तो भिड़े रहो जब तक साबित ना कर लो, ठीक।